नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम के बारे में, एक ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में। भारत की एक डीप टेक कंपनी के द्वारा भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का टर्बोफैन इंजन विकसित किया गया है। टर्बोफैन इंजन जिनकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा है और इनके लिए हम आयात पर निर्भर हैं। लगातार डीआरडीओ के द्वारा पिछले कम से कम 40 से 50 सालों से जिस पर प्रयास किए जा रहे थे, टर्बोफैन इंजन में पूरी तरह से अभी तक सफलता हासिल डीआरडीओ को भी नहीं हुई है। हालांकि जिस इंजन के लेवल की हम बात कर रहे हैं, मिसाइल्स के लिए, क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन्स के लिए जो मडिक इंजन है, वो डीआरडीओ के निर्देशन में जीटीआरई के द्वारा भी विकसित कर लिया गया है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसने सबको चौंका दिया है, पानिनियन जो कंपनी है, डीप टेक कंपनी, इसके माध्यम से पहली बार इंजन की जो डिजाइन है उसको अनवील्स किया गया है। भारत की इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर मैं कहूं टर्बोफैन इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा कदम है। या फिर हम कह सकते हैं एक आधारशिला रख दी गई है कि जिस इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भारत पिछले 40 सालों से परेशान है, अब उसकी कहीं ना कहीं हमें उस क्षेत्र में बढ़त मिलते हुए दिख रही है। तो आज के सेशन में हम इसी का तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये टर्बोफैन इंजन की तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, ये भारत के किन सेक्टर्स में बदलाव लाने वाला है, भारत की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों में क्या परिवर्तन होगा, या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन होगा, इसके अलावा आगे की क्या प्लानिंग है, टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बेसिक चीजें जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर खबर क्या है, खबर समझिए। भारत ने बना ली ड्रोन्स मिसाइल की आत्मा, स्वदेशी यंतुर टर्बोफैन इंजन से डिफेंस को मिलने वाला है यहाँ पर बूस्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। यंतुर टर्बोफैन इंजन, इसका नाम है यंतुर, और ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। ड्रोन और मिसाइल विशेष तौर पर इसकी बात हो रही है। कावेरी के बाद, जैसे कि हमने सबसे पहले डीआरडीओ ने शुरू किया था कावेरी इंजन, जो हमारा अभी तक सफल नहीं हुआ था। कावेरी का हमने जो नेक्स्ट वर्जन है उस पर काम शुरू किया है, कावेरी 2.0, और जो पहले से हमारे पास में कावेरी जो इंजन था, जो प्रॉपर थ्रस्ट नहीं दे पाया था, उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में। मणिक इंजन जो है उसको डेवलप किया गया। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यंतुर इंजन की। यंतुर इंजन देखिए यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम है पानिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पानिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हैदराबाद में स्थित एक डीप टेक कंपनी है या फिर स्टार्टअप है। इसके द्वारा अपने जो इंजन है उसका यहाँ पर एक अनवील किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। और ये जो इंजन है इसका जो थ्रस्ट है वो 4.5 किलो न्यूटन का बताया गया है। अब ये जो इंजन है इसकी जो विशेषताएं हैं या फिर इसकी जो उपयोगिताएं हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, कंपनी के द्वारा दावा किया गया है कि जो हम स्वायत्त L1 लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये आधारशिला रख दी है। और ये भारत की जो मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM, जो मेक वन प्रोग्राम के तहत डेवलप की जा रही हैं, उनके लिए ये एक कह सकते हैं कि बेसिक टेक्नोलॉजी है जो उसमें ये काम आएगी। यानी भारत की जो क्रूज मिसाइल जो कि लंबी मारक क्षमता वाली हैं, उनका अब उपयोग करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। उनको डेवलप करना स्वदेशी तकनीक से वो डेवलप यहाँ पर आसान हो जाएगा। और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा महत्व रहने वाला है। अब देखो यहाँ पूरी खबर को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से विस्तार से समझें, जैसा कि मैंने कहा हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है, नाम क्या है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पानिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इंजन का नाम है यंतुर, 4.5 किलो न्यूटन टर्बोफैन इंजन है यहाँ पर। ये जो इंजन है इसको एक ऑटोनोमस सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया है। अभी तक भारत जो इंपोर्ट कर रहा था इंजन पर, हम इंजन के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। अब हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें जो इंजनों की आवश्यकता होती है उनका सभी का हम भारत में स्वदेशी रूप से विकास करें। हालांकि जो लड़ाकू विमान होते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें जितनी थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, अभी वहां तक उस मापदंड तक पहुंचना बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि गैप है हमारे पास में, वहां तक पहुंचने में अभी हमें समय लगेगा। यहाँ पर जो ये इंजन विकसित किया गया है इसका उपयोग स्वायत्त L1 जो प्लेटफॉर्म है, जो क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म इस कंपनी का जो ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है,
उसको ये शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और इसकी जो कल्पना है, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है भारत की, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन चल रही है, उसकी जो परिचालन आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए है। यहाँ इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत की जो डिफेंस सोवरेनिटी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक कदम था, जिसको अब हम सफलतापूर्वक होता हुआ देख रहे हैं। अभी तक यहाँ पर देखिए एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी गौड़ा। ये जो विशेषज्ञ हैं इन्हीं के द्वारा GE 404 और GE 414 जो हम अमेरिका से इंजन मंगाते हैं, इनका जो प्रमाणीकरण है, इनका प्रोपल्सन सिस्टम का जो ऑथेंटिकेशन है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इनके द्वारा इस इंजन के बारे में ये कहा गया है कि ये जो प्रोग्राम है कॉम्पैक्ट टर्बोफैन प्रोपल्सन और इंजन कंट्रोल एक्सेसरी सिस्टम और ये उन्नत विनिर्माण और प्रोपल्सन एयरफ्रेम एकीकरण में संप्रभु भारतीय क्षमता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी आप यहाँ पर जो टर्बोफैन प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं या फिर एक्सेसरी सिस्टम होते हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत ने कदम रख दिया है। इस इंजन को जब कंपनी ने बनाया तो यहाँ पर 5 पेटेंट के दावे किए गए हैं। पेटेंट का मतलब ये हमारी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको हमने खुद ने डेवलप किया है, जिसका कोई दूसरी स्टार्टअप, कोई दूसरी कंपनी या विदेशी कंपनी या स्वदेशी कोई भी कंपनी इसका यूज नहीं कर सकती। इस कंपनी के पास में इसके पेटेंट के अधिकार रहेंगे। इंजन फैमिली आर्किटेक्चर, कंबस्टर, डिफ्यूजर नोजल डिजाइन, कम और कंप्रेसर तकनीक, डिजिटल ट्विन हेल्थ मॉनिटरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो हैं, उनमें जो नवाचार किए गए हैं, उन सब के लिए यहाँ पर पेटेंट जो है यहाँ मांगे गए हैं, यानी पेटेंट इसमें शामिल है। अब ये तो देखिए रही बात थ्योरेटिकली कि वास्तव में हुआ क्या है, यानी कंपनी ने कौन सा इंजन डेवलप किया है। अब हम इसका एनालिसिस करें कि वास्तव में इससे हमें फायदा क्या होने वाला है और किस तरीके से ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएगा, तो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक ये समझिए कि टर्बोफैन इंजन जिसके लिए हम इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसको हम बना क्यों नहीं पा रहे, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और कई बार हमें ये सब कंफ्यूज होते करते हैं कि टर्बो जेट इंजन है, टर्बो फैन इंजन है, गैस टरबाइन इंजन है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये गैस टरबाइन इंजन के ही सब पार्ट हैं, यानी गैस यानी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। गैस टरबाइन इंजन का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडाइजर होगा, एक फ्यूल होगा, उन दोनों को जब आप जलाएंगे तो उससे गैस बनेगी और जो गैस बनती है उससे आप टरबाइन को घुमाते हैं थ्रस्ट पैदा करके, और उससे जो शक्ति प्रदान होती है उससे आपकी मिसाइल, ड्रोन या फिर लड़ाकू विमान जो भी हैं जहां आप इसका यूज कर रहे हैं उसको थ्रस्ट मिलता है। तो अब ये जो गैस टरबाइन इंजन होते हैं इनको ही आप दो भाग में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हो गया टर्बोजेट और एक हो गया टर्बोफैन। टर्बोजेट एक हम कह सकते हैं परंपरागत शब्द है जो पहले से यूज किया जा रहा था, यानी जेट इंजन का जो सबसे पुराना रूप है वो टर्बोजेट है। टर्बोजेट इंजन का आप स्ट्रक्चर जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से बहुत सारी ब्लेड्स होती हैं, एक ब्लेड लगी हुई होती है और सामने से ये जो इंजन होता है बहुत जैसे हवा जो होती है, वायुमंडलीय हवा, उसको ये खींचता है और खींचता है तो ये हवा जो है यहाँ पर इस पार्ट में से गुजरती है, इसको कहते हैं कोर। कोर भाग जो होता है इसमें से गुजरती है और जब ये हवा यहाँ से गुजरती है तो ये कंप्रेसर लगा रहता है। कंप्रेसर इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके दबाव बढ़ाकर आगे बढ़ाता है। इस हवा में ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगी। इसमें फ्यूल जो है यहाँ पर भेजा जाएगा और फ्यूल इंजेक्टर जो है, जब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर टकराते हैं तो ये दोनों जलते हैं, यानी ईंधन जलता है, उससे गैस बनती है और उस गैस के हाई प्रेशर के साथ में, हाई स्पीड के साथ में ये जो स्ट्रक्चर लगा है टरबाइन वाला उसको घुमाया जाता है और यहाँ पर ये थ्रस्ट जो है वो आपको इस थ्रस्ट से इस टरबाइन को घुमाया जाता है और ये आप यानी इस प्रोसेस को फिर क्या करते हैं, एक तरीके से मिसाइल में और उसमें सब में यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता है, किसमें चलता है, टर्बोजेट में। अब हम टर्बोफैन की बात करें तो टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन में कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है। बेसिक सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फैन। फैन यानी पंखे की बात हो रही है नॉर्मली। तो एक्चुअल में होता क्या है कि टर्बोजेट इंजन में ये ब्लेड्स होती हैं इस तरीके से, इस तरीके की, लेकिन यहाँ पर जो ये लग रहा है स्ट्रक्चर लग रहा है जिसको हम फैन कह रहे हैं, एक पंखा, बड़ा सा पंखा होता है, वो टर्बोजेट इंजन में नहीं होता, यहां पर होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है भारी मात्रा में हवा को खींचना। अब जो हवा खींची जा रही है
वो हवा टर्बोजेट इंजन में तो इसी भाग से गुजर रही थी, कोर वाले भाग से, लेकिन यहां पर ये हवा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भाग कौन से? एक तो इसमें से कोर में से जाएगी और एक इसके आउटर साइड में जो है स्ट्रक्चर, जो बाहर वाला है, इसको कहते हैं बाईपास फ्लो, यानी यहां से हवा जो है वो निकाली जाती है। आप ये मान के चलिए जितनी हवा अंदर प्रवेश कर रही है उसमें से 80% भाग जो है वो बाईपास फ्लो किया जाता है और 20% भाग जो है कोर में भेजा जाता है, जबकि टर्बोजेट इंजन में 100% आपकी जो एयर थी वो इसी कोर भाग में से जा रही थी। अब इससे फायदा क्या होता है टर्बोफैन इंजन से, वो समझिए। टर्बोफैन इंजन को हमेशा दिमाग में रखकर तैयार किया जाता है क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, यानी ईंधन के रूप में ये ईंधन के लिए बहुत ज्यादा किफायती होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ आप जब 100% वायु भेज रहे थे यहाँ पर ऑक्सीडाइजर के रूप में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ईंधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर आपने केवल 20% यहाँ पर वायु भेजी है, ऑक्सीडाइजर भेजा है ऑक्सीजन, तो यहाँ ईंधन का जो छिड़काव किया जाएगा वो 20% ईंधन इसके वायु के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, यानी कम ईंधन का छिड़काव किया जाएगा और उससे जो थ्रस्ट पैदा होगा उस थ्रस्ट से ये आपका टरबाइन घूमेगा। अब देखो यहां चीज समझो कि सर 80% जो वायु है इसका क्या होगा? ये जो वायु है इस ये काम करती है न्यूटन की गति के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन लॉ के लिए। कैसे? आप समझिए कि अगर आप तेज गति से वायु को यहां से निकाल रहे हैं, ये एक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस पर आगे की ओर यानी जिस मिसाइल में है ये लगा है या फिर लड़ाकू विमान में लगा है, कहीं भी टर्बोफैन इंजन जहां लगे हैं, तो यहां पर होगी रिएक्शन फोर्स लगेगा और वो लड़ाकू विमान आगे बढ़ेगा, मिसाइल आगे बढ़ेगी, ड्रोन आगे बढ़ेगा। लेकिन ये 80% फ्लो वाला जो आपकी वायु है, ये किसी भी प्रकार के ईंधन को जलाने में काम नहीं आ रही, बल्कि ये तीव्र गति से हमें यहां पर इधर की ओर फेंकनी है ताकि इस पर एक्शन फोर्स लगे और इधर रिएक्शन फोर्स लगे। तो इसमें बीच वाला जो हिस्सा है उसका क्या रोल है? यहां पर रोल ये है कि यहां से जो थ्रस्ट पैदा हुआ, यहाँ 20% जो पार्ट जलाया गया उससे जो थ्रस्ट पैदा हुआ उससे ये टरबाइन घूमा और ये टरबाइन जुड़ा हुआ है पंखे से। तो टरबाइन जब घूमा है तो ये जो शाफ्ट है, पूरा शाफ्ट जिस पर ये पंखा भी लगा है, टरबाइन भी लगा है, तो इस थ्रस्ट के जलने से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन वापस से इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, पंखे की स्पीड को, और ये पंखा जितना ज्यादा तेज घूमेगा उतनी हवा को ज्यादा खींचेगा, उतनी ज्यादा हवा खींचेगा तो 80% वाला भाग ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से टर्बोफैन इंजन में आप देखिए हमने ईंधन मात्र 20% ऑक्सीडाइजर को दिया, लेकिन हमने फोर्स यहां पर क्या कर लिया, 80% जो एयर थी, जो कूल्ड एयर होती है, एक तरीके से ठंडी हवा होती है, उससे हमने यहां पर थ्रस्ट पैदा कर लिया है। तो यहां आप देखें कि लगभग 70 से 80% थ्रस्ट जो है वो कोर से निकलने वाली गर्म गैस से नहीं बल्कि बाहर से गुजरने वाली ठंडी हवा से पैदा होता है। यहाँ ये इसका सिस्टम है, यानी आप कोर फ्लो और बाईपास फ्लो दो पर होता है टर्बोफैन इंजन, जबकि आपका टर्बोजेट इंजन केवल कोर फ्लो पर होता है और यहाँ 80% हिस्सा जो है आपका जो थ्रस्ट मिल रहा है वो आपकी इस ठंडी हवा से ही मिलता है, जबकि 20% हिस्सा जो है वो कोर वाले सिस्टम से मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडाइजर पर आपने कम ईंधन का छिड़काव किया है, इसलिए यहाँ पर ईंधन की कम आवश्यकता है, ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन कहलाते हैं। अब इसका प्रयास, इसको बनाने का प्रयास भारत लंबे समय से कर रहा है। भारत ने माणिक इंजन में सफलता हासिल की थी और अब एक नई सफलता हमें यंतूर में सफलता प्राप्त हुई है। ये 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन है। तो ये इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक और डिफरेंस आप ये कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि टर्बोजेट इंजन है, टर्बोजेट इंजन के अंदर पूरी 100% वायु जो है वो जल रही है, गर्म हवा इसमें आगे बढ़ती है, तो इसमें शोर बहुत होता है, नॉइज होती है, जबकि यहाँ पर 80% पार्ट जो है वो ठंडी हवा के रूप में है जो गर्म हवा को ढक लेता है, इसलिए ये इंजन बहुत ज्यादा शांत होते हैं। तो जब आप स्टिल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसमें आपकी मिसाइल दुश्मन की पकड़ में नहीं आए, आपका ड्रोन पकड़ में नहीं आए या फिर लड़ाकू विमान पकड़ में नहीं आए, तो वहां टर्बोफैन इंजन बहुत काम आते हैं। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण है कि अगर आपको बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता है, यानी थ्रस्ट बढ़ाना है, तो फिर आपको टर्बोजेट इंजन इसका अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यहाँ पर ईंधन ज्यादा जलता है तो थ्रस्ट भी पैदा ज्यादा होगा। लेकिन यानी अगर जैसे मान लीजिए सुपरसोनिक स्पीड देनी है
तो ये विकल्प सही रहेगा। लेकिन सबसोनिक स्पीड में आप जा रहे हैं और आजकल तो सुपरसोनिक स्पीड भी इसमें डेवलप कर दी गई है, तो उसके लिए टर्बोफैन इंजन इसके बहुत अच्छे विकल्प होते हैं। अब भारत ने जब ये इंजन डेवलप कर लिया है तो इसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है, यानी टर्बोफैन इंजन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। हालांकि देखिए, जो हमने इंजन विकसित किया है उसका थ्रस्ट है 4.5 किलो न्यूटन, तो इसका उपयोग आप सोचें कि लड़ाकू विमान में हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। लड़ाकू विमानों के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको लंबी दूरी तक गिराना है, दुश्मन पर अटैक करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा विकल्प होगा। लड़ाकू विमानों के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, हालांकि इसमें भी टर्बोफैन इंजन होते हैं और इसमें आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। और यहाँ पर जो बाईपास जो हवा है उसमें लो बाईपास टर्बोफैन इंजन के रूप में काम में लिया जाता है, यानी हवा जो है उसमें से कम निकाली जाती है। जबकि यहाँ पर अगर आप जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका जो सिविलियन जो विमान होते हैं इनमें हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं और आवश्यकता के अनुसार इनमें जो ईंधन की दक्षता है वो बहुत ज्यादा होती है। थ्रस्ट इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अगर आप देखिए आंकड़ों की बात करें, क्रूज मिसाइलों में कितने थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, कितने किलो न्यूटन की आवश्यकता होती है, तो क्रूज मिसाइलों में 3 किलो न्यूटन से 5 किलो न्यूटन से काम चल जाता है। 3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट से लेकर 5 किलो न्यूटन के थ्रस्ट तक काम चल जाता है। तो हमारे जो अभी हमने इंजन बनाया है यंतुर, उसका 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है, तो इसका मतलब हम लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइलें डेवलप कर सकते हैं। फिर अगर आप कहें कि लड़ाकू विमानों की बात करें और उनमें भी हल्के लड़ाकू विमान, तो 50 किलो न्यूटन से 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए। जैसे कि हमारा तेजस विमान है, तो वहां पर ये इंजन अब काम नहीं करेगा, इसके एडवांस फॉर्म जो है हमें बनानी पड़ेंगी, इसके एडवांस जो प्रारूप बनाने पड़ेंगे। और ज्यादा भारी लड़ाकू विमानों में और ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, 120 प्लस किलो न्यूटन तक चाहिए होता है, जैसे कि सुखोई 30 है। और ये जो यात्री विमान होते हैं इनमें तो 300 किलो न्यूटन से 500 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट चाहिए होता है। तो इन तक, इस टारगेट तक भविष्य में कभी पहुंचेगा भारत, लेकिन हमने एक शुरुआत यहां पर कर दी है। अब देखिए यहां हम अगर बात करें कि टर्बोफैन इंजन में अभी तक भारत का या डीआरडीओ का सफर क्या रहा है, तो सबसे पहले आपके जहन में आता है कावेरी इंजन। कावेरी इंजन पर हमने सबसे पहले प्रयास किया था, शुरू किया था, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं रहा। लेकिन कावेरी इंजन दोबारा से इतिहास हो सकता है दोहरा दे, यानी बनाने वाले हम कावेरी 2.0 पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन डीआरडीओ के निर्देशन में जो जीटीआरई है, यानी गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान है हमारा, उसके द्वारा एक इंजन बनाया गया जिसका नाम है स्मॉल टर्बोफैन इंजन, STFE। इसे ही माणिक इंजन कहते हैं। 4.25 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करता है और ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। भारत की जो निर्भय और ITCM क्रूज मिसाइलें हैं उसमें इनका उपयोग किया जा रहा है। फिर कावेरी इंजन पर हमने दोबारा से, जैसा कि मैंने कहा, काम शुरू कर दिया है और अब एक सफलता हमें मिली है किसमें, हैदराबाद की जो ये डीप टेक स्टार्टअप है पाणिनियन, इसने अपना पहला निजी यानी स्वदेशी तकनीक पर आधारित अपना पहला निजी टर्बोफैन इंजन 4.5 किलो न्यूटन में विकसित कर लिया है। तो ये भारत का खुद का अभी तक का सफर है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर हैं। हम इंजन के नाम पर क्या करते हैं, आयात करते हैं। भारत ने खुद ने जो सफलता हासिल की है वो मैंने आपको ये बता दी। आयात कहां से करते हैं हम, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है अमेरिका की, यहां से हमने इंजन मंगाए हैं तेजस विमान के लिए। JE4 जो JE-F404 है, JE-F414 है, ये इंजन जो है हमने अमेरिका से लिए हैं। सुखोई विमान जो कि हमने रूस से आयात किया है, उसमें इंजन भी रूस ही हमें प्रोवाइड कराता है। इंजन का नाम है AL31FP। और मिग-29 के लिए RD33, ये टर्बोफैन इंजन ही है, ये हमने रूस से ही लिए हैं। हालांकि इनके लाइसेंस जो हैं भारत के लिए मिल गए हैं, यानी भारत में इनका उत्पादन किया जाता है। राफेल का लड़ाकू विमान है वो सैफ्रॉन बनाती है, M88 टर्बोफैन इंजन है और इसके लिए भी भारत की डील सैफ्रॉन के साथ में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अभी तक पूरा इंपोर्ट पर निर्भर है यहां जो। इसीलिए जो कंपनी, जो प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी है, इसने जो कार्य किया है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप कि इस प्रोजेक्ट में जो शामिल साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनमें है डॉक्टर जी गौड़ा, जो कि इंजन कंट्रोल सॉरी जो कि इसमें प्रोपल्सन जो सिस्टम है उसके लिए विशेषज्ञ हैं। और इंजन कंट्रोल और सेंसर की अगर हम बात करें तो इसमें श्री वामन कुलकर्णी है।
और इसमें जो मटेरियल है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो डॉक्टर विकास कुमार सक्सेना है। इनके द्वारा इसमें योगदान दिया गया है और ये सिस्टम जो है अब भारत की, हम कह सकते हैं, जो टैक्टिकल ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, भारत की जो सॉवरेनिटी को दिखाते हैं, प्रोपल्सन कैपेसिटी को दिखाते हैं इंजन के लिए, उसमें ये एक अग्रणी प्रयास है। और इसीलिए अब भारत का ये जो डिफेंस सेक्टर है इसमें काफी बदलाव आ सकते हैं। लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास की फंडिंग के साथ में ये प्रोग्राम जो स्वायत्त L1 है और ये जो पूर्ण इंजन का विकास क्रम जो है वो शुरू किया गया है और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी भारत के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था दोस्तों भारत का यंतुर टर्बोफैन इंजन, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, उसका डिजाइन अनवील किया गया है। और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में ये जल्दी बनकर तैयार होगा, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में नया बदलाव लाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ में आज का सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।